जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज हम चाइना और ताइवान के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि चाइना और ताइवान के मध्य युद्ध किस कारण से हो रहा है। उन सभी बातों की चर्चाएं करेंगे। अब भाई साहब, चाइना और ताइवान क्या हैं? पड़ोसी हैं, अगल बगल में स्थित हैं, जिसके कारण इनके मध्य खास सी बात है कि लड़ाई दंगा तो होगा ही। आइए उसके बारे में समझते हैं कि इन दोनों के मध्य लड़ाई दंगा किस कारण से हो रहा है। मैप में देखते हैं। ये आपका क्या है? चाइना। और उसी के बगल में यहाँ पर क्या है? ताइवान स्थित है, बगल में ही स्थित है। अब दोनों की नौसेना है, आपकी नेवी है, समुद्र में है स्थित एक द्वीप है ताइवान। तो उसके अगल बगल में चाइना की क्या गश्ती तो होगी। अब गश्ती होने के कारण दोनों के मध्य डिस्प्यूट भी होगा, विवाद भी होगा। तो अब एक एक क्रम में बढ़ते हैं कि ताइवान किससे अलग होकर बना है, चाइना का अधिकार था इस पर, ताइवान पर चाइना से पहले भी किसका अधिकार था। उन सभी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आइए एक एक करके उन बातों को देखते हैं कि चाइना और ताइवान के मध्य जो वर्तमान युद्ध हो रहा है उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। वर्तमान में देखिए कि एक कारण क्या है कि चाइना और ताइवान के मध्य जो वर्तमान में युद्ध हो रहा है, अभी हाल ही में जो युद्ध हो रहा है, अभी चल रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति क्या है कि चाइना और ताइवान में दोनों में युद्ध हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि अमेरिकी जो सदन की नेता हैं नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान की यात्रा पर पहुंची। अब ताइवान की यात्रा पर पहुंची तो चीन भड़क गया। साला मानते हमको हो और वन चाइना पॉलिसी पर सिग्नेचर भी किए हो और ससुर तब्बू आ रहे हो तुम चाइना में, हाँ, वो ताइवान में आ रहे हो। और चाइना बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आप वन चाइना पॉलिसी पर यदि सिग्नेचर करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप, चाइना जिसको बोलता है कि ये देश हमारा है, आपको भी मानना पड़ता है कि वो देश क्या है? हमारा है। अब यहाँ क्या, अमेरिकी सदन की नेता नैन्सी पेलोसी कहाँ पहुँच गई? ताइवान। अब चाइना भड़क गया, अरे साला हमारा पड़ोसी होके हमारे बगल में जो ताइवान है वो हमारा ही देश है, और साथ ही साथ जो अमेरिका है वो आपकी वन चाइना पॉलिसी का क्या करता है? उसका पालन करता है। जो भी मतलब व्यापारिक गतिविधियां होती हैं तो पहले चाइना क्या करता है? भैया आके सिग्नेचर कर दो, मान लो कि ताइवान क्या है? हमारा है। मानोगे तभी हम व्यापार करेंगे, तभी हम आपके साथ संबंध अच्छा रखेंगे। यही है आपकी वन चाइना पॉलिसी। बहुत लोग क्या है ना, वन चाइना पॉलिसी का मतलब समझते हैं क्या कि चाइना में एक ही बच्चे का पैदा करने की क्या है? पॉलिसी है। नहीं, वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि एक चाइना, मतलब चाइना जितने भी देश को बोल रहा है भैया ये हमारे 9 जो डैश लाइन है दक्षिणी चीन सागर में, जितने भी देश को बोलता है ना, फिलीपींस, ये सब साला सब क्या है? हमारा है, चाइना बोलता है। तो वही क्या है कि जब अमेरिकी सदन की नेता नैन्सी पेलोसी है वो ताइवान पहुंची तो चीन भड़क गया। और तो चीन ने क्या किया? ताइवान के चारों तरफ फिर उसने क्या किया, अपने जो जहाज़ थे, नेवी के जो जहाज़ थे उनको लेकर के एक्सरसाइज शुरू कर दी। लो, तो अब क्या हुआ कि जब चाइना अमेरिकी सदन की नेता नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, अब चीन ने क्या किया? चीन पहले से ही पेलोसी के दौरे को लेकर धमकी दे रहा था कि आ रहे हो, मानते हो कि ये चाइना का भाग है, तो पहले चाइना में आपको, चाइना का जो भाग है तो डायरेक्ट आप ताइवान में थोड़ी ना इंटर कर सकते हो। मान रहे हो कि ये चाइना का भाग है तो पहले चाइना में आओ ना। जब हमारा, वो मान रहे हो कि इस पर अधिकार जब चाइना का है तो पहले आओ चाइना के यहाँ। चाइना के पास नहीं आया, चीन के पास भाग गया, उस ताइवान के पास भाग गया। तो इसके वजह से चीन क्या है? बौखला गया। अब इसने क्या किया कि जब 2 जुलाई को, मंगलवार की रात को, जब पेलोसी का जो विमान था वो ताइवान की राजधानी ताइपे में, याद रखिएगा कि ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। जब ताइपे में उतरा तो चीन की जो भड़ास थी अब तो बाहर निकलनी थी, गुस्सा और बढ़ गया चीन का। अब चीन ने क्या किया? पेलोसी की इस यात्रा को क्या बताया? खतरनाक बताया। अब चीन के जो उप विदेश मंत्री हैं झाई शेंग ने उसको, यूएसए को धमकी देते हुए बोला कि अमेरिका इसकी इस गलती को उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और उसने कहा कि ये बहुत खतरनाक कदम है, इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। चीन चुपचाप नहीं बैठेगा क्योंकि अमेरिका भी चीन की वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए हुए है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब अभी बताए ना कि एक बच्चा पैदा करना नहीं, बल्कि जिसको बोले चाइना कि ये हमारा देश है, इस पे अधिकार चाइना का है, चाइना इसको मानता है कि ये चाइना का है, तो वन चाइना पॉलिसी के तहत आपको मानना पड़ेगा। हाँ भैया ठीक है, तुम मानते हो तुम्हारा है तो चलो, तो वो तुम्हारा ही है, हम भी मानेंगे। अब जान रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर चाइना इतना
कम दामों में अपने सामान को दूसरे देश में आयात कर देता है, जिसके लिए विश्व की जो बाज़ारें हैं ना वो चाइना के सामानों से बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हर देश की ज़रूरत है कि चाइना चाइना चाइना। आप किसी सामान को यदि 10 रुपये में बना रहे हो, चाइना आपको 2 ही रुपये में दे देगा, लो भैया बेचो। तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना का आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। अब अमेरिका क्या है, वन चाइना पॉलिसी का क्या हस्ताक्षर किए हुए है। अब नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा को लेकर चीन तो चिढ़ा हुआ है और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को क्या करता है, अलग देश है। ताइवान नहीं मानता कि हम चाइना के देश हैं, बल्कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ताइवान का क्या है, अपना संविधान भी है और इसमें इसकी क्या है, अपनी खुद की चुनी हुई क्या है, सरकार है। लेकिन आज से 73 साल पहले ताइवान अलग देश नहीं था। ताइवान पर कभी चीनी राजवंश का राज हुआ करता था, बाद में ये जापान के हाथ में चला गया। अब जो युद्ध हुआ चाइना और ताइवान के मध्य, उसमें जापान की भी भूमिका रही, उसको भी समझेंगे। अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ कि चीन ने कब्जा कर लिया ताइवान पर और फिर राष्ट्रवाद बनाम वामपंथ की लड़ाई ने इसे एक अलग देश बना दिया। आइए समझते हैं कि राष्ट्रवाद और वामपंथ की लड़ाई थी, उस लड़ाई ने कैसे एक ताइवान को जन्म दिया, उसको देखते हैं। यह है चाइना ताइवान जो डिस्प्यूट है, विवाद है। चीन से टक्कर लेने वाले ताइवान के बारे में आइए जानते हैं, समझते हैं कि ताइवान है क्या, उसकी जो सैनिक क्षमता कितनी है, बजट कितना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व कितना है, उसको भी देखते हैं। साई इंग वेन ताइवान की क्या है, महिला राष्ट्रपति, जिन्होंने चीन से पंगा लिया है। अब चाइना ताइवान जो टेंशन है, जो डिस्प्यूट है, उसको देखें। और इनकी जो भौगोलिक जो संरचना है, इनका आकार, क्षेत्रफल कितना है, आकार में 2659 गुना बड़े चीन से क्या टक्कर ले पाएगा ताइवान। मतलब अगर ताइवान एक है तो 2659 वर्ग जो क्षेत्रफल है वो कितना है, चाइना का है। 2659 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल है चाइना का, याद रखिएगा इसको। अब जो दोनों देश हैं उनकी ताकतें देखेंगे, कितना क्षमता है उस देश में, नौसैनिक क्षमता, किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, उन सभी को आगे देखते हैं। आइए सबसे पहले जो ताइवान की जो भौगोलिक जो संरचना है, भौगोलिक अवस्थिति है, उसको जानते हैं कि ताइवान की कहानी कैसे शुरू हुई। ये भी जानने से पहले इसका जो भूगोल है उसको समझ लेते हैं कि ये किस क्षेत्र में पड़ता है। आपका जो चाइना है, ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ आपका ये चाइना है, उसी के बगल में यहाँ पर क्या है, ताइवान। दक्षिणी चीन सागर में आपका जो ताइवान है वो स्थित है, आइलैंड है ताइवान। आइए अब इसको समझते हैं कि ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से 100 मील यानी 160 किलोमीटर दूर स्थित क्या है, एक द्वीप है, एक आइलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी कितनी है, 2,36,00,000 के आसपास है। ताइवान में कौन सी भाषा है वो भी याद रखिएगा, मंदारिन भाषा है। अभी देखो चाइना और ताइवान के मध्य डिस्प्यूट हुआ है, तो इन दोनों से आपके एग्जामों में प्रश्न तो बनेगा। अब प्रश्न बनेगा तो उसकी भाषा से हो सकती है, उसकी संस्कृति से हो सकती है, राजनीतिक महत्व हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है, भौगोलिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, वो उससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो ताइवान में कौन सी भाषा है, मंदारिन भाषा है, मंदारिन चीनी और मिन्नान चीनी भाषा, हक्का भाषा बोली जाती है। कहाँ आपकी ताइवान में 3 है, मंदारिन चीनी, मिन्नान चीनी और हक्का भाषा बोली जाती है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जामों में कि हक्का भाषा किस देश की भाषा है, कहाँ की है, ताइवान की। ताओ, बौद्ध और ईसाई यहाँ के प्रमुख धर्म है आपके ताइवान में। अब कहानी ताइवान की, ताइवान को देखते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। साल 1542 ईस्वी में क्या हुआ कि पुर्तगाली यात्रियों से भरा जहाज जापान जा रहा था। अब किस लिए, क्योंकि 1453 में जो आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र था, वहाँ पर क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया जो समुदाय था उसका अधिकार हो गया। अब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया समुदाय का अधिकार हो गया। अब जिब्राल्टर जो जल संधि थी, उससे भूमध्य सागर में जो आने वाला जो आपके स्पेन से रास्ता था वो क्या हुआ गया, बंद हो गया इधर। अब रास्ता बंद हो गया तो पुर्तगालियों को भारत तथा आपके जो इधर
इंडोनेशियाई जो क्षेत्र हैं उनसे मसाला का व्यापार करते थे ये। उसके लिए एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी, जिसके लिए क्या हुआ कि 1498 में जो आपके वास्को डी गामा आए थे, ये केरल पहुंचे थे कलिकट बंदरगाह पर। तो इन्होंने क्या हुआ कि आपके जो दक्षिण जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के क्या हुआ कि केप ऑफ गुड था, उससे होते हुए आपके ये कहाँ पहुंचे थे, भारत में। तो अब उसी के आगे कि साल 1542 ईस्वी में पुर्तगाली यात्रियों से भरा एक जहाज जापान जा रहा था। ये जहाज एक छोटे से द्वीप पर रुका। कहाँ पर? आपके ताइवान में। इसको देखेंगे कि ये द्वीप बहुत ही खूबसूरत था। ताइवान क्या है, बहुत ही खूबसूरत था। ये नहीं जानते थे कि ये कौन सा द्वीप है। तो 1542 में जब पुर्तगाली यात्री जापान जा रहे थे तो वहाँ पर रुके, देखें बहुत सुंदर द्वीप है। तो उन्होंने क्या, पुर्तगालियों ने ही इसे इल्हा फर्मोसा नाम दिया था। इल्हा फर्मोसा, ताइवान को क्या फर्मोसा द्वीप बोला जाता है, पुर्तगालियों ने इसे इल्हा फर्मोसा नाम दिया। इसका मतलब क्या होता है, खूबसूरत द्वीप। अब वो पश्चिमी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध तक ताइवान को फर्मोसा के नाम से जाना जाता था, दूसरे विश्व युद्ध तक, ठीक है। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। तो 1945 तक जो आपका ताइवान है उसको फर्मोसा द्वीप के नाम से जाना। अब आगे 1622 में क्या हुआ, 1622 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के दक्षिणी तट पर स्थित जो पेंगू द्वीप है उस पर एक बेस बनाया। पेंगू द्वीप कहाँ है, ये पेंगू यहाँ पर चाइना के करीब ही है। आपका ताइवान के पास जो पेंगू आइलैंड, डचों ने यहाँ पर क्या बनाया, अपना सैन्य बेस बनाया, एक बेस बनाया। तो इसको चीन के जो मिंग वंश की सेना थी उसने इसको हटा दिया, वहाँ से खदेड़ दिया कि यहाँ पर अब कोई सेना नहीं लगा। डचों को इन्होंने खदेड़ दिया वहाँ से, जो आपका पेंगू द्वीप था वहाँ से इसको भगा दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक को आपके चाइना के जो मिंग वंश के सेना थे इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर डच वाले आए 1624 में, इन्होंने ताइवान के ताइनान शहर में, अब देखिए यहाँ पर बनाए थे जो पेंगू आइलैंड, पहले यहाँ से भगा दिया। उसके बाद ताइनान जो शहर है यहाँ पे स्थापित किया इन्होंने अपना सेना का जो बेस है वहाँ पर स्थापित किया 1624 ईस्वी में। अपना बेस बनाया। फिर डचों के बेस ने ताइवान को समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना दिया, क्योंकि देखिए ताइवान क्या है, दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। अब जापान की ओर भी जाएंगे तो आपको यहीं से गुजरना पड़ता है। तो एक ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया इसको, ताइवान को। यहाँ से चीन, भारत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप तक व्यापार होने लगा आपके जो ताइवान है उसके रास्ते से। ये अब ये भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहाँ आपके भारत, फिर इधर आपके जापान, दक्षिण एशिया, इन सभी क्षेत्रों में अगर जाना था तो आपको ताइवान से ही आपको गुजर के जाना पड़ता था। अब डचों ने इसको महत्वपूर्ण एक व्यापारिक केंद्र बना दिया था। ताइवान में क्या, जब डचों की एंट्री हुई, डचों की मौजूदगी ने क्या किया, अब चाइना में जो मिंग जो राजवंश था उसके खिलाफ विद्रोह भड़का दिया। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, झेंग चेंग गोंग ने किया। जो मिंग राजवंश थे उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, चाइना में जो राजवंश था झेंग चेंग गोंग ने किया। 1662 ईस्वी में एक समझौता हुआ, चलो भैया दोनों के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। ताइवान में जो डच थे और मिंग राजवंश जो चाइना में थे उनके मध्य क्या एक समझौता हुआ। इसके तहत क्या, डचों ने ताइवान को छोड़ दिया, चलो भैया हम छोड़ देंगे तुम्हारा राज्य, तुम्हारा देश। अब यहीं से शुरुआत होती है चाइना की। अब देखिए चाइना से मिंग राजवंश तो खत्म हो गया और झेंग परिवार का शासन शुरू हुआ। अब झेंग परिवार ने क्या किया, शासन चाइना में शुरुआत कर दिया और मिंग राजवंश क्या हो गया, खत्म हो गया। झेंग परिवार लगभग 22 साल तक ये भी राज किया और 1683 में क्विंग राजवंश का शासन आ गया। 1683 में याद रखिएगा क्विंग राजवंश का शासन आ गया, कहाँ, चाइना में। अब क्विंग राजवंश ने चाइना और ताइवान पर 1895 तक शासन किया। क्विंग जो राजवंश था अत्यधिक समय तक शासन किया क्विंग राजवंश ने। अब वहीं पर देखिए 1894 में फिर क्या हुआ, क्विंग राजवंश और जापानी साम्राज्य के बीच युद्ध हो गया। अब क्विंग राजवंश और जापान के मध्य युद्ध हो गया। क्विंग राजवंश कहाँ का है, चाइना का। अब मतलब वर्तमान में देखें तो चाइना और जापान के मध्य युद्ध हो गया, ठीक। क्विंग राजवंश आपका चाइना का है तो उनके दोनों के मध्य युद्ध हो गया। अब इससे पहले इसे
पहला क्या बोला जाता है, सीनो जापानी युद्ध बोला जाता है, जो 1894 में आपके क्विंग राजवंश और जापानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था इसको। अब फिर क्या हुआ आगे, 1895 में एक समझौता हुआ दोनों के मध्य, क्विंग राजवंश और जापान के मध्य। चलो भैया एक समझौता कर लेते हैं कि हम दोनों युद्ध नहीं करेंगे। अब जिससे क्या हुआ, ताइवान पर जापान का राज्य हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, समझौता किया। अब फिर जो ताइवान का जो क्षेत्र है, आइलैंड है ताइवान को, जिसे फॉर्मोसा आइलैंड बोला जाता है, उसको क्या जापान को दे दिया आपके क्विंग राजवंश ने, जो चाइना में था। क्विंग राजवंश ने जापान को दे दिया, ठीक है भैया तुम ले लो, हम दोनों युद्ध नहीं करेंगे, ये ताइवान वाला जो क्षेत्र है तुम ले लो। अब क्या हुआ, जापान ने ताइवान पर 1945 तक करीब 50 साल तक राज्य किया। 1945 तक जापान का राज रहा ताइवान पर। अब देखिए पहले चाइना का था, फिर क्या, जब क्विंग राजवंश आया तो फिर जापान और क्विंग राजवंश के मध्य युद्ध हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, क्विंग राजवंश ने कहा लो भैया जापान तुम ही इसको संभालो। जापान ने 1945 तक क्या किया, आपके जो ताइवान है उस पर अधिकार किया। अब क्या हुआ आगे, आगे की जो घटनाक्रम है उसको देखते हैं। चीन में राष्ट्रवादी और वामपंथी के बीच 22 साल तक गृह युद्ध चला। इसको देखें कि राष्ट्रवाद और जो वामपंथ था उसका उदय कैसे हुआ। 1895 में जब क्विंग राजवंश की जापान से हार हुई, क्विंग राजवंश 1895 में हार चुका था जापान से, बोला कि लो जापान भैया तुम क्या करो, ताइवान को संभालो, ताइवान वाला क्षेत्र तुम्हारा है, अब तुम इसको संभालो। दोनों में समझौता के द्वारा क्विंग राजवंश ने जापान को दे दिया ताइवान को। अब 1945 तक उस पर अधिकार किसका रहा, जापान का। अब क्या हुआ, अब हार हुई क्विंग राजवंश की, तो उसके खिलाफ भी विद्रोह भड़क गया। क्विंग राजवंश के खिलाफ क्या, चाइना में विद्रोह भड़क गया। अब ये विद्रोह 1911 में क्रांति में बदल गया चाइना में। ठीक है, चाइना में ही जो क्विंग राजवंश था हार चुका था। अब लोगों ने बोला कि ये राजवंश अब हार चुका है, तो उसके खिलाफ अब क्या विद्रोह भड़क चुका था, लोग भड़क चुके थे अब। तो वहीं पर क्या हुआ, 1911 में चाइना में क्रांति हुई, जिसे शिनहाई रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, इस क्रांति ने क्विंग राजवंश के सत्ता को उखाड़ फेंका चाइना से। और उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 1912 को चीन का नाम जो था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया गया। ठीक, 1911 में क्विंग राजवंश को की समाप्ति कर दी गई, उसको उखाड़ फेंका गया चाइना से। 1912 में चाइना का जो नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया गया, और यहाँ सुन यात सेन इसके राष्ट्रपति बने। रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले जो राष्ट्रपति, पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, सुन यात सेन, राष्ट्रवादी नेता थे ये। अब देखिए 1919 में क्या हुआ, सुन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया, इंपॉर्टेंट है। अब 1919 में क्या, सुन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया। अब इनका मकसद क्या था कि जापान ने जो क्विंग राजवंश को हराकर ताइवान हमसे लिया है, हम इसको फिर से वापस लेंगे। इनका मकसद था कि चाइना को एक विस्तार देना, बड़े जो क्षेत्र है उस पर अधिकार करना, और जापान से अपनी हार का बदला लेना है। ताइवान वाला जो क्षेत्र हमने जापान को दिया है ना, कहेंगे लाओ भैया हमारा क्षेत्र हमें वापस कर दो। ठीक, अब सुन यात सेन ने यूरोप से मदद मांगी कि हमको मदद दीजिए, हम अपना क्षेत्र क्या जापान से लेना चाहते थे, कि जापान टेक्नोलॉजी में भाई साहब समृद्ध था, लेकिन वहाँ से कोई खास मदद नहीं मिली। इसी बीच क्या हुआ, 1921 में चाइना में एक और पार्टी आ गई, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया 1921 में। और 1923 में सुन यात सेन की सरकार और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच समझौता भी हो गया। सुन यात सेन क्या थे, राष्ट्रवादी नेता थे आपके, और वहीं जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी थी वो कैसी थी, साम्यवादी। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कि 1923 में जो सुन यात सेन ने अपने लेफ्टिनेंट चियांग काई शेक को सैन्य और राजनीति पढ़ाई के लिए मॉस्को भेजा था। ठीक है, रूस में भेजा था इनको। आप सैन्य जो भी तौर तरीके हैं, सैन्य गतिविधियों को सीखिए, और राजनीतिक पढ़ाई के लिए इनको मॉस्को भेजा। मॉस्को कहाँ है, रूस की राजधानी है, वर्तमान रूस जो है उसकी राजधानी है मॉस्को। ठीक, 1930 में सुन यात सेन ने भेजा। अब समझौते के तहत चियांग को मॉस्को में खास ट्रेनिंग दी गई, और मॉस्को से लौटकर उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी के बाकी सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी। कुओमिंतांग पार्टी के कौन थे, जो आपके सुन यात सेन हैं वो। ठीक है, अब इन्होंने ही भेजा था चियांग को, जाके आप मॉस्को में सैन्य और राजनीतिक पढ़ाई करिए, सीखिए
तौर तरीके सीखिए और डेवलप होइए आप, ठीक। अब जब वो मॉस्को से ये सभी सीख कर आए तो कुओम जो मिंतोंग पार्टी थी उसके बाकी सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी और पार्टी में क्या आर्मी बना दी, और पार्टी की ही क्या एक आर्मी बना दी इन्होंने, ठीक। ही सदस्यों को मिलाकर एक आर्मी बना दी, आर्मी का गठन कर दिया। ये वो समय था जब राष्ट्रवादी और वामपंथी साथ साथ मिलकर काम कर रहे थे। 1921 में आपने देखा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था। 1912 में उधर सुन यात सेन जो बने थे उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी का गठन कर दिया। अब इनका मकसद था कि चाइना को एक करना। अपनी क्विंग राजवंश जो हार चुका था और जापान ने उससे क्या लिया, आपका ताइवान लिया था, उसको क्या वापस लेना था। 1925 में अब क्या हुआ, सुन यात सेन की मौत हो जाती है। अब देखो जब किसी एक पार्टी का बड़ा नेता उसकी मौत हो जाती है और अगर उस पार्टी का उत्तराधिकारी स्पष्ट नहीं है तो पार्टी में ज़रूर है कि पार्टी का जो अगला जो नेता होगा वो पार्टी के जो सदस्यों के मतभेद हो जाएगा कि पार्टी का उत्तराधिकार अब कौन होगा। तो 1925 में जब सुन यात सेन की मृत्यु होती है तो उसके बाद उनकी जो पार्टी थी कुओमिंतांग पार्टी, उसमें क्या फूट पड़ गई। अब फूट पड़ी तो उसका फायदा किसको होगा, जो अगली पार्टी है, कौन, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। आइए इसको देखें कि कुओमिंतांग की जो राष्ट्रवादी पार्टी थी वो लेफ्ट और राइट विंग में बढ़ गई। अब दो भागों में कुओमिंतांग पार्टी है वो बढ़ चुकी थी। कहाँ, 1925 में जब सुन यात सेन की मृत्यु होती है तो आपकी जो कुओमिंतांग पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी है, याद रखिएगा राष्ट्रवादी पार्टी है, मतलब राष्ट्र प्रथम है। इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्र को महत्व देना है। अब ये क्या हुआ, दो भागों में बढ़ चुकी, एक लेफ्ट विंग और एक क्या, राइट विंग, ठीक। 1927 आते आते कुओमिंतांग पूरी तरह से दो धड़ों में बढ़ चुकी। अब तो एक मतलब उस पार्टी का जो कुओमिंतांग पार्टी थी अब एक लेफ्ट विंग पूरी तरह से अलग हो चुकी और राइट विंग एक अलग, दो विंग बन चुकी है कुओमिंतांग पार्टी की, ठीक। फायदा तो इसका तो फायदा किसको, कम्युनिस्ट पार्टी को होने वाला है। इस दौरान क्या हुआ, सोवियत संघ ने, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इन्होंने पहले मदद मांगी थी सोवियत संघ से कि हमें मदद दीजिए, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। तो मतलब जो चाइना है, एक चाइना जो आपका ताइवान है उसको क्षेत्र को वापस लेने के लिए इसने क्या बोला कि रूस से मदद मांगी, पर उस वक्त इनको मदद नहीं मिली। पर फिर इन्होंने अपने एक जनरल को चियांग जो थे उनको मॉस्को भेज दिया सैनिक पढ़ाई के लिए, राजनीतिक पढ़ाई के लिए, ठीक। अब आगे क्या हुआ, जब कुओमिंतांग पार्टी टूटी तो सोवियत संघ जो यूएसएसआर था उसने कम्युनिस्ट पार्टी को मदद के लिए पैसे दिए, जासूस दिए, हथियार दिए, सब कुछ पीछे से एकदम फुल सपोर्ट, भैया चलो ठीक है हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। और ये कम्युनिस्ट पार्टी कैसी है, आपकी वामपंथी साम्यवादी पार्टी है, ठीक। अब रूस ने इसको भरपूर मदद देना शुरू कर दिया, पैसा भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, जासूस भी दे रहा है, ठीक। अब सोवियत संघ की मदद के बिना शायद कम्युनिस्ट पार्टी कभी सफल नहीं हो पाती, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, हथियार की भी ज़रूरत थी, वो सभी क्या रूस उसको उपलब्ध करा रहा था। अब 1927 में क्या होता है कि 1927 के शुरुआत में कुओमिंतांग पार्टी तो बढ़ चुकी थी दो भागों में, लेफ्ट विंग और राइट विंग, और फिर क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई, इन दोनों में क्या हुई, लड़ाई आपस में बढ़ गई। इन दोनों के मध्य क्या, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अब कुओमिंतांग की सरकार गुआंगझोउ प्रांत से चल रही थी, जो कुओमिंतांग थी उसकी क्या सरकार गुआंगझोउ प्रांत है वहाँ से चल रही थी चाइना में। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी कि ये सरकार गुआंगझोउ से नहीं बल्कि वुहान से चले, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा मजबूत थी। आपकी जो सीसीपी पार्टी थी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वो वुहान जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में इसकी मजबूती अधिक थी। तो ये चाहती थी जो कुओमिंतांग जो पार्टी है वो गुआंगझोउ जो प्रांत है उससे निकल कर कहाँ आ जाए, आपके वुहान क्षेत्र में। इन दोनों के मध्य सहमति नहीं बनी, जिसके कारण क्या हुआ, इन दोनों के मध्य एक टकराहट की स्थिति हो गई, क्योंकि जो चियांग काई शेक थे इन्होंने मना कर दिया। ये राष्ट्रवादी नेता थे किसके, कुओमिंतांग पार्टी के, ठीक। अब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारी जो पार्टी है वो शासन गुआंगझोउ से कर रही है तो वहीं से शासन करेगी, ये वुहान नहीं जाएगी। अब दोनों के मध्य सहमति नहीं बनी, चियांग काई शेक ने मना कर दिया। अब आगे उसी साल क्या हुआ कि जो कुओमिंतांग पार्टी थी उसने एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी कैसी थी, आपकी जो वामपंथी थी, उसने कहा, कुओमिंतांग पार्टी ने कहा कि ये सामाजिक है, चाइना के सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या है, बाधा है आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है। और इसने क्या किया, राष्ट्रवादी क्रांति आगे नहीं बढ़ रही है चाइना में राष्ट्रवाद आगे नहीं बढ़ रहा है, जो जापान के द्वारा
ताइवान का जो क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में लिया गया है। चाइना की जो क्यूमिंतांग पार्टी है वो उसको छुड़ाने में असमर्थ हो रही है। किसके कारण? कम्युनिस्ट पार्टी के कारण। और फिर क्या किया कुओमिंतांग ने क्या किया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ क्या अपना एक संघर्ष छेड़ दिया। उसके जो सदस्य थे, ये कुओमिंतांग ने ही यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को कुओमिंतांग पार्टी के ने क्या गिरफ्तार कर लिया, किसी को फांसी दे दी गई। इसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या संघाई नरसंहार का नाम दिया था, क्योंकि कुओमिंतांग पार्टी ने संघाई में जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना में उसके खिलाफ ये नरसंहार किया था। उसके जो सदस्य थे उसको पकड़े, किसी को फांसी दे दी गई, किसी को भगा दिया गया। अत्यधिक नरसंहार किया था, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ने संघाई नरसंहार का नाम दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि कुओमिंतांग पार्टी ने कम्युनिस्ट के खिलाफ आंदोलन जारी रखा और 1928 में बीजिंग पर कुओमिंतांग पार्टी का क्या हुआ? कब्जा हो गया। और जल्द ही चाइना का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो ताइवान के करीब में जो क्षेत्र है, उस पर भी नानजिन जो केंद्रीय सरकार है उसका नियंत्रण हो गया। जो कुओमिंतांग पार्टी थी उसका इस क्षेत्र में नियंत्रण हो गया। अब इसी बीच क्या हुई? अगस्त 1927 में कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसने? कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस कारण रेड आर्मी का इसने गठन किया कम्युनिस्ट पार्टी ने। वामपंथियों और राष्ट्रवादियों के बीच लड़ाई 10 साल तक चली। और फिर इस दौरान क्या हुआ कि चीन में 3 राजधानियां बन चुकी थी। गृह युद्ध चीन में चल रहा है। अभी कुओमिंतांग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी में क्या हुआ? अभी युद्ध चल रहा है। अब इस समय तक क्या हुआ कि 10 साल तक 1927 से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, तो 10 साल 1937 तक क्या हुआ? चाइना में 3 राजधानियां बन चुकी थी। एक थी बीजिंग, जिसे क्या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी इस बीजिंग को। और दूसरी थी वुहान, जहां कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्ट चाहते थे कि कुओमिंतांग गुआंगझाऊ से छोड़कर आप यहाँ इस प्रांत में आ जाइए, वुहान में, ठीक, क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट अत्यधिक मजबूत थी। और तीसरी थी आपकी नानजिंग, जहाँ कुओमिंतांग की सरकार थी। ठीक, इस समय तक 1937 तक चाइना में 3 राजधानी बन चुकी थी। एक आपकी बीजिंग, अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता प्राप्त थी। दूसरी आपकी कम्युनिस्ट, जहाँ वुहान, जहाँ कम्युनिस्ट का शासन था। तीसरी आपकी नानजिंग, जहाँ कुओमिंतांग सरकार थी। ठीक, अब चियांग काई शेक जो राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी के नेता थे ये। अब दूसरी ओर जापान को देखें तो चीन में राष्ट्रवादियों और वामपंथियों की लड़ाई आखिरी मोड़ पर थी। चीन में क्या गृह युद्ध चल रहा था। तभी जापान की शाही सेना ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया जो आइलैंड है उस पर क्या जापान ने कब्जा कर लिया। अब चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों के साथ आने से मना कर दिया। अब इन्होंने क्या किया? जो चियांग काई शेक थे आपके राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी की, इन्होंने क्या कम्युनिस्टों के साथ आने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हम कम्युनिस्टों के साथ नहीं आएंगे, हम अलग रहेंगे। उनका मानना था कि जापानी सेना का मुकाबला करने के लिए उनकी सेना बहुत कमज़ोर है। अब चियांग चाहते थे कि पहले कम्युनिस्टों को तोड़कर अपनी पार्टी की सेना को मजबूत किया जाए। वो चाहते थे चियांग काई शेक कि पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, जो अपने अंदर के जो भेदियां हैं उनको अलग किया जाए। कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसको तोड़ दिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे? पूरा चाइना में एक ही पार्टी रह जाएगी, कुओमिंतांग पार्टी। और फिर उस कुओमिंतांग पार्टी को अत्यधिक मजबूत बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे? जापान से लड़ेंगे। चियांग काई शेक का ये उद्देश्य था कि पहले हम कम्युनिस्ट को तोड़ेंगे, फिर अपनी सेना को हम मजबूत करेंगे। अब चियांग के इस फैसले का क्या हुआ? अत्यधिक विरोध किया गया। पार्टी में कुओमिंतांग जो पार्टी थी उसमें भी क्या असंतोष बढ़ गया। अब इसी का फायदा क्या उठा लिया कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया कि 12 दिसंबर 1936 को चियांग का अपहरण कर लिया। चियांग काई जो शेख थे, चियांग काई शेक, उनका क्या अपहरण कर लिया और उनसे जबरन क्या किया? बैठवा के जबरन कि आपको क्या करना है? सिग्नेचर करना है। आप माने या ना माने, पर आपको इस पर क्या सिग्नेचर करना है। तो जबरन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तो उनको समझौता करना पड़ा, जिसे क्या शियान घटना के नाम से जाना जाता है। चियांग काई शेक जबरन इनको अपहरण कर ले गए, ज़बरदस्ती क्या किया? इनसे सिग्नेचर करवाया। अब इसके आगे क्या हुआ कि कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जापानी सेना
के खिलाफ समझौता तो हो गया, लेकिन क्या समझौता तो हुआ परंतु सहमति थी नहीं। अब सहमति नहीं होगी, सहमति और समझौता में दोनों में अंतर होता है। समझौता इन्होंने कम्युनिस्टों ने क्या किया, समझौता बलपूर्वक करवा लिया, परंतु सहमति थी कुओमिंतांग की, चियांग काई शेक जो नेता है उनकी थी नहीं। तो इन्होंने क्या जापान के खिलाफ समझौता तो करवा लिया, लेकिन ये सिर्फ नाम का एक समझौता था, जमीन पर दोनों पार्टियों में कोई तालमेल नहीं था। ठीक, अब जापानी सेना भारी पड़ रही थी इन दोनों पर। ठीक है, इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी ने पारंपरिक युद्ध छोड़कर गोरिल्ला वार की शुरुआत कर दी। पारंपरिक युद्ध मतलब अब इनके पास जो भी हथियार रहे होंगे उन हथियारों से क्या युद्ध कर रहे थे। अब इन्होंने क्या वो पारंपरिक जो तरीका था उसको छोड़ा और गोरिल्ला वार में टूट पड़े। एक और जापान से जंग चल रही थी तो दूसरी ओर कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी भी आपस में ये भी लड़ रही थी। अब जापान शांत था भी, क्योंकि जापान जान रहा था कि जब एक ही देश की दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं तो उसको फायदा कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। ये दोनों पार्टियों में से ये भी निश्चित था कि एक पार्टी खत्म होगी, उसके जो सदस्य हैं वो भी खत्म होंगे, वो सदस्य टूट कर उसमें जुड़ेंगे, किसी एक जो मजबूत पार्टी बचेगी उसमें जुड़ेंगे। तो जापान क्या शांत होकर दोनों को देख रहा था लड़ते। ठीक, कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट के बीच और इनमें भी क्या लड़ाई चल रही थी। अब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने चेताया कि इस गृह युद्ध से जापान को ही फायदा होगा। जापान जान रहा था कि फायदा तो इन दोनों की लड़ाई में हमको होगा। उस समय तक मौत से तुंग कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन चुके थे। अब ये कट्टर मतलब साम्यवादी वामपंथी दल के नेता हैं। किसी भी तरीके से बस अधिकार चाहिए, मौत से तुंग का बस यही मतलब उद्देश्य था। हमें किसी भी प्रकार से क्या चाहिए, एक चाइना जो ताइवान वाला क्षेत्र है हमें चाहिए उस पर। तो मौत से तुंग क्या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन चुके थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी में कट्टर साम्यवादी जो एक सोच है वो पनपी। अब सोवियत संघ ने माओ को चिट्ठी भेजी कि लिखा कि गृह युद्ध खत्म हो क्योंकि जापानी सेना को इससे फायदा होगा। अब यूएसएसआर ने इनको बोला कि आप अपना गृह युद्ध को खत्म करिए, नहीं तो इससे क्या जापान को फायदा हो रहा है। अब चियांग जिद पर अड़े थे, लेकिन कानून कुओमिंतांग ही क्या चाइना में जो सरकार थी वो कुओमिंतांग पार्टी की थी, इसलिए देश की रक्षा करना कुओमिंतांग पार्टी की जिम्मेदारी थी, चियांग काई शेक पर थी। अब जापानी सेना से लड़ाई, चियांग की सेना को बहुत नुकसान हुआ। अब जापानी सेना से जो लड़ाई आप चियांग काई शेक की जो सेना कर रही थी, एक तो कमज़ोर सेना थी। अब लड़ाई कर रहे हो, आपके पास हथियार भी उनसे बेहतर नहीं है, तो ज़रूर है कि नुकसान तो आपको होगा ही। अब दूसरी ओर जो गोरिल्ला रणनीति की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी की सेना और मजबूत हो गई। एक तरफ क्या हुआ, जो आपकी कुओमिंतांग जो पार्टी थी वो कमज़ोर हुई, और फिर यहीं पर क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मजबूत होती चली गई। जापान हार गया और चीन क्या लड़ता रहा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को उस समय आपके यूएसएसआर है उसको उसका समर्थन प्राप्त था। अब देखिए 1945 में क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, लेकिन चाइना में कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी में गृह युद्ध चलता रहा। अब लड़ाई चीन की मेनलैंड यानी मुख्य भूमि पर कब्जे को लेकर हो गई कि चाइना जो मुख्य चाइना वाला जो क्षेत्र है इम्पोर्टेंट, बीजिंग हो गया आपका, वुहान, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कौन करेगा। अब चियांग काई शेक की सरकार ने उत्तरी चीन में कम्युनिस्टों के गढ़ पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन कम्युनिस्टों की रणनीति के आगे उनकी सेना कमज़ोर पड़ चुकी थी, क्योंकि जब जापान से युद्ध हो रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने गोरिल्ला युद्ध, पारंपरिक युद्ध को छोड़ा और अपने आप को गोरिल्ला युद्ध में अत्यधिक दक्ष बनाया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये अत्यधिक मजबूत होते चले गए। अब कम्युनिस्टों की सेना ने कुओमिंतांग के सैनिकों को या तो मार डाला या भगा दिया। 1 अक्टूबर 1949 को मौ से तुंग ने बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। क्या हुआ कि जब इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग के जो सैनिक थे, जो नेता थे, उनको भगा दिया या मार डाला, उसके बाद जो मौ से तुंग थे इन्होंने क्या किया, संपूर्ण चाइना पर अधिकार कर लिया और बीजिंग में ही क्या पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इसकी स्थापना की। तब तक चियांग काई शेक और कुओमिंतांग के करीब 20 लाख लोग भागकर ताइवान आ गए। अब यहीं पे देखिए, जब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी मौ से तुंग ने क्या किया, अब गोरिल्ला युद्ध में एकदम दक्ष हो चुके थे। इन्होंने चाइना में खूब युद्ध हुआ, कुओमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य घमासान हुआ, युद्ध भीषण युद्ध हुआ। तो वहाँ जो आपके चियांग काई शेक थे वो और
आपके कुओमिंतांग के जो समर्थक थे लगभग 20 लाख लोग, ये सभी भाग कर कहाँ गए, ताइवान द्वीप पर। दिसंबर 1949 में चियांग ने ताइपे को अपनी राजधानी घोषित कर दी। ताइवान की जो राजधानी है वो ताइपे है, याद रखिएगा। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी माओ से तुंग ने क्या रखा 1949 में, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इन्होंने क्या रख दिया, वहीं चियांग काई शेक ने रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में आपका ताइपे जो ताइवान है उसका नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोला जाता है, चाइना को। रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोला जाता है, आपके ताइवान के। अब क्या हुआ, करीब 20 सालों तक दोनों देशों के बीच कोई संपर्क या कारोबार, डिप्लोमेटिक क्या हुआ, रिलेशन नहीं था। अमेरिका ने भी ताइवान को ही चीन की असली सरकार के तौर पर मान्यता दे रखी है, क्योंकि अमेरिका क्या है, वन चाइना पॉलिसी का समर्थक है। जो भी देश है अगर वो चाइना के साथ व्यापारिक गतिविधियां या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले चाइना करता है, भैया हमारी जो वन चाइना पॉलिसी है पहले उसको समर्थन दो, तभी हम तुमसे आगे बात करेंगे। जब तुम वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देते हो मतलब तुम चाइना के जो अधिकार क्षेत्र है उसको मान रहे हो कि ठीक है, हाँ ये चाइना का क्या भाग है। आप वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए मतलब ताइवान क्या है, चाइना का भाग है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो, ठीक। अब क्या हुआ कि असली सरकार, चीन की जो असली सरकार के तौर पर मान्यता दे रखी थी ताइवान को ही, ठीक, कि ताइवान में क्या है, अधिकार किसका है, चाइना का। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने भी क्या है, ताइवान की सरकार को ही जगह दी गई। लेकिन 1970 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को असली सरकार माना गया, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या है, असली अब सरकार हो चुकी है चाइना में और ताइवान में, कि 1970 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को ही असली चीनी सरकार माना गया, ठीक। अब इस मामले में चीन का बॉस है ताइवान। आइए देखते हैं कि ताकत के मामले में ताइवान भले ही क्या है, पिछड़ा है चाइना से। इसके पास अत्यधिक नौसैनिक क्षमता नहीं है, इसके पास अत्यधिक आधुनिक जो आपके हथियार हैं वो नहीं है, इसके पास जहाज़ें नहीं है। परंतु किन मामलों में ताइवान चाइना से आगे है उसको देखें। लेकिन तकनीकी के मामले में ये तो चाइना से आगे है, कहीं आगे है। ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है उसका सिलिकॉन शील्ड, यह ताइवान का उद्योग है। और यह ताइवान की ताकत इसलिए क्योंकि दुनिया भर में लड़ाकू विमान और सोलर पैनल से लेकर वीडियो गेम्स, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने तक में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ताइवान ही क्या तैयार करता है। ताइवान में क्या है, जो आपको सिलिकॉन जो शील्ड है, सिलिकॉन चिप्स हो गया, वो दुनिया में 60% जो उत्पादन है वो ताइवान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिका के लिए भी। किस लिए, क्योंकि अमेरिका की जो आपकी कैलिफोर्निया वाले इधर क्षेत्र में अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल हो गई, आपकी गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी कंपनियां क्या होती है, ताइवान से ही क्या करती हैं, आपके जो सिलिकॉन चिप होती है उसको लेती हैं। आइए देखें कि सिलिकॉन चिप क्या है, कि ताइवान बनाता है दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर बनाता है ये, ठीक। ये सभी क्या है, ये आपके जो सिलिकॉन चिप्स हैं उनका क्या है, निर्माता आपका ताइवान है। दुनिया का 60% आपका निर्माता कौन है, ताइवान। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, महत्वपूर्ण है आपका ताइवान। जितने भी आपके कंप्यूटर हो गया, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो करंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिलिकॉन चिप्स का निर्माण यूज़ होता है। ताइवान क्या करता है कि एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में दुनिया भर में सबसे आगे है, सेमीकंडक्टर बनाता है ये ताइवान, ठीक है। इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में हर साल 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या है कि 60% जो हिस्सा है ना वो ताइवान का है। वो कहाँ निर्माण किया जाता है उसका, ताइवान में। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान की कितनी कीमत है वो देखते हैं। अगर चीन क्या है, ताइवान पर क्या हमला कर लेता है और ताइवान पर अधिकार कर लिया तो पूरी दुनिया के सामने क्या है कि समस्या खड़ी हो जाएगी, किसकी, सिलिकॉन की, आपकी सेमीकंडक्टर की एक समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर चाइना क्या बोलेगा कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना अगर उस चीज़ के निर्माण के लिए मान लो ताइवान किसी चीज़ को 10 रुपये में दे रहा है तो चाइना उस चीज़ की कीमत 100 रुपये कर देगा और तुम्हें उस चीज़ को लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान क्या है, महत्वपूर्ण है यूएसए के लिए भी।
भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अन्य जो भी देश हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान क्या करता है, विश्व का 60% आपका जो सेमीकंडक्टर है उसका उत्पादन करता है। तो पूरी दुनिया को तकनीकी के क्षेत्र में खासा घाटा होगा। इसका सीधा असर क्या चीन पर पड़ेगा। यही वजह है कि चीन ताइवान को डराता है लेकिन हमला नहीं कर पाता इसके ऊपर। अब आइए इन दोनों की जो डिफेंस है, रक्षा जो शक्ति है, उसको देखें कि दोनों में कौन सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं चाइना और जो ताइवान है उसकी जो डिफेंस पावर में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हम जानते ही हैं कि चाइना तो उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल में 2659 गुना ज़्यादा है चाइना का क्षेत्रफल। तो ज़रूरी है कि उसकी सेना, वहाँ जनसंख्या अधिक है तो सेना भी अधिक होगी। अब चीन और ताइवान की डिफेंस पावर की तुलना करें तो ताइवान का 10% भी नहीं है। ताइवान चाइना का 10% भी नहीं है। चीन के बाद कितना है आपका, 20,35,000 जवानों वाली एक्टिव फोर्स वहीं है। चीन के बाद 20,35,000 जवानों वाली एक्टिव फोर्स है। वहीं ताइवान में यहाँ कितना है एक्टिव जो फोर्स है, 1,69,000। सिर्फ सेना के जवान ही नहीं बल्कि टैंक, लड़ाकू विमान, आपके सबमरीन, इन सभी मामलों में क्या है, चाइना ताइवान से बहुत आगे है। अब देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। चीन बनाम ताइवान। अब देखिए एक्टिव फोर्स की बात करें तो चाइना में कितना है, 20,35,000। वहीं आपके ताइवान में कितना है, 1,69,000। थल सेना की बात करें कितना है, 9,65,000 आपके चाइना में है और ताइवान में आपके 94,000। अब जल सेना भी 2,60,000 है और यहाँ कितनी, 40,000। वायुसेना 3,95,000, यहाँ 35,000 है। टैंक कितना है, 5400 टैंक है चाइना में, आपके 650 टैंक कहाँ है, ताइवान में। एयरक्राफ्ट की बात करें तो 3,227 से भी ज़्यादा कहाँ है, चाइना में, और 504 से अधिक कहाँ है, आपके ताइवान में। सबमरीन की बात करें तो 59 सबमरीन है कहाँ, चाइना में, और 4 कहाँ है, आपके ताइवान में। नेवल शिप की बात करें, जो समुद्री जो जहाज़ें होती हैं, वो 86 आपके चाइना में है और 26 ही कहाँ है, ताइवान में। और आर्टिलरी का मतलब होता है कि ऐसी आपके जो यंत्र होता है जिसमें एक ट्रैक के टाइप में होता है, जिसमें क्या आप मल्टी जो बैरल लॉन्चिंग जो सिस्टम होता है उस टाइप का। चाइना में कितना है, 9,834, और वहीं आपके ताइवान में बात करें तो 2,093। और दोनों का रक्षा बजट देख लेते हैं कि रक्षा बजट किसका सबसे ज़्यादा है। जान ही रहे हैं कि जनसंख्या अधिक तो अत्यधिक टैक्स आएगा, राजस्व, ठीक, और तो जिसके कारण रक्षा बजट भी इसका ताइवान से अधिक है। चीन दुनिया का ऐसा देश है जो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि ताइवान रक्षा बजट चीन से क्या है, 15 गुना कम है। ताइवान ने रक्षा बजट के लिए अपनी जीडीपी का 3% तय कर रखा है। इस लिहाज से देखें तो चीन ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये बौखलाया हुआ है क्योंकि ताइवान को अमेरिका का साथ मिला है। उसे डर लगता है कि भविष्य में अगर वह ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका क्या उसकी मदद करेगा, ताइवान की मदद करेगा। और क्या करेगा, ताइवान की मदद अमेरिका करता है तो अमेरिका द्वारा ताइवान की मदद करने से चाइना क्या कमज़ोर होगा। अब अमेरिका ताइवान की मदद इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेमीकंडक्टर है उसका उत्पादन कौन करता है, सबसे ज़्यादा ताइवान करता है। विश्व का 60% उत्पादन ताइवान करता है। तो अब इसको अपनी कंपनियों के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि उसके साथ क्या बेहतरीन संबंध स्थापित करें। तो इसलिए क्या अमेरिका को ताइवान का क्या समर्थन प्राप्त है। इसी कारण तो अमेरिका की जब नैन्सी पेलोसी ताइवान में उतरी, जिसके कारण चाइना क्या बौखला गया, और वो ताइवान एक आइलैंड तो है ये समुद्र में स्थित क्षेत्र। अब उसके चारों तरफ क्या किया, अपने टारगेट फिक्स किया, एक्सरसाइज अपनी नेवल एक्सरसाइज रख दी। अब उसमें क्या अपना टारगेट को अब वहाँ पर क्या एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके कारण जहाँ अब कई जो मिसाइल है वो जापान में भी जाके गिरी हैं। अब चाइना की वो एक्सरसाइज कर रहा है, अब उसकी अब ताइवान के ऊपर से तो जा ही रही मिसाइल है, अब कई मिसाइल कहाँ जापान के पास भी जाके गिरी हैं, जिसके कारण ये देखा गया कि अब ताइवान और चाइना में क्या एक युद्ध की स्थिति हो चुकी है। अब क्या है कि अमेरिका को भी उसको समर्थन प्राप्त है, तो चाइना के द्वारा क्या है कि ताइवान को अत्यधिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
अगर युद्ध होता है तो इसको क्या एक तीसरा जो वर्ल्ड वार है उसके रूप में देखा जाएगा, जहां अमेरिका फिर किसका आपको ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या एक आर्थिक जो स्तर है, आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर ताइवान की अत्यधिक महत्ता है, जिसके कारण अमेरिका को इसका समर्थन ताइवान को प्राप्त होगा। इधर हवाई द्वीप करीब है आपके दक्षिणी चीन सागर के, तो अब अमेरिका के द्वारा किसको ताइवान को समर्थन प्रदान किए जाने के कारण अब जो हिंद महासागर है वहाँ पर क्या भारत की स्थिति भी मजबूत है, जिसके कारण इन देशों को क्वाड जो देश हैं आपके, इन जो देश हैं इनको एक साथ आने के कारण क्या चाइना की स्थिति कमज़ोर होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के द्वारा जो उसकी विस्तारवादी नीति है उस पर भी क्या अंकुश लगाया जा सकेगा। तो वर्तमान में क्या था कि इस जो वीडियो में हमने जो आपके चाइना और ताइवान का जो युद्ध है उसको देखा, और साथ ही साथ इनकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के जो पहलू हैं, किस कारण से हुआ, अब ताइवान बना, ताइवान को क्या बोला जाता है, उन सभी चीज़ों की चर्चाएं हमने कर ली है। और अमेरिका के द्वारा ताइवान को समर्थन प्राप्त है, जिसके कारण क्या कि चाइना ताइवान पर हमला ना के बराबर है कि हमला करेगा। ठीक, अब ये है कि जब नैन्सी पेलोसी आपके ताइवान में उतरी तो चाइना ने क्या किया, एक विरोध स्वरूप में क्या किया, एक्सरसाइज अपनी शुरू कर दी, और वो एक्सरसाइज में जो मिसाइलें दागी तो चाइना ने क्या किया, आपका मान लीजिए चाइना ने क्या किया कि ये ताइवान है तो अपने इसके चारों तरफ क्या किया, सब अपना टारगेट फिक्स किया और ये अपने जो पूर्वी तट है यहीं से इस टारगेट को मारा। तो चाइना ने ताइवान के ऊपर से मिसाइलें छोड़ी, तो इसी वजह से ताइवान एक आहत की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे क्या चाइना और ताइवान का युद्ध के रूप में देखा गया। तो ये थी एक चाइना और ताइवान के जो युद्ध संघर्ष हैं उसके संदर्भ में एक जानकारी। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।